Welcome back, students. This is the second part of this chapter. We were discussing about after this rebellion, mean 1857 का जो रिबेलियन हुआ शुरू हुआ, इसके जो शुरुआती जो एक्साइटमेंट था लोगों में, उसका परिणाम और उसके बाद का क्या हुआ। अब क्या हुआ जब सब लोगों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया, मारे जाने लगे, काटे जाने लगे, बैक फुट पे आ गए, तो तब क्या हुआ, द कंपनी फाइट बैक, मीन कंपनी वापस अब लड़ाई में आ गई। वो कैसे आई, क्योंकि यहाँ से तो वो पूरी तरह से मार काट रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने फिर इंग्लैंड में वापस लेटर लिखा और वहां से अपनी एक सेना मंगवाई, और ज्यादा सेना मंगवाई, और उस सेना के साथ हथियार वगैरह मंगा करके फिर से वो लड़ने के लिए, फिर वापस लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही उन्होंने, यानी सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली को वापस कैप्चर कर दिया। अब जब दिल्ली कैप्चर हो गया तो उनका करेज फिर बढ़ना स्वाभाविक था, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर वापस बैक करते हुए लड़ते हुए वापस पूरे के पूरे लोगों को एक बार फिर से हरा दिया और वापस अपनी सत्ता पे काबिज हो गए। इसी सीरीज में मार्च 1858 में उन्होंने लखनऊ ले लिया, लक्ष्मीबाई को उन्होंने जून 58 में हरा दिया, और इसी तरह से उन्होंने चाहे कानपुर का हो चाहे दूसरे जगहों का हो, सब जगह उन्होंने धीरे धीरे वापस उन्होंने कैप्चर कर दिया। उस नई सेना के मंगाने के बाद, नए हथियारों की सप्लाई पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से पूरा का पूरा बदला अपना, मतलब वापस अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ थोड़ा सा लोग जैसे तात्या टोपे काफी बार तक लड़े, तात्या टोपे अप्रैल 1859 तक लड़ते रहे और आखिर में मारे गए वो भी, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और जगह जगह पर अंग्रेजों को परेशान करते रहे, अल्टीमेटली पकड़े गए और मारे गए। तो इस तरह से छोटे छोटे विद्रोह तो ये तो लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन बड़े बड़े शहरों पर बड़े बड़े जो उनके राज्य थे वो उनको उन्होंने जल्दी ही वापस रिकैप्चर कर दिया था। तो इसके बाद इसके साथ साथ ही क्या हुआ, बहादुर शाह जफर पकड़े गए और बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया, यानी देश निकाला दे दिया उनकी रानी के साथ, और वहीं जाकर के जो ये बहादुर शाह जफर हैं ये फिर 1862 में वहां पर ही रंगून में इनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई। तो इस तरह से इन्होंने वापस अपना शासन सत्ता पर कब्जा कर दिया। अब जब कब्जा हो गया तो अब क्योंकि अब ये इनको डर लगने लग गया था कि भैया ये जो रिबेलियन है ना, ये हमारी ही नीतियों का परिणाम है। ये उन्होंने थोड़ा सा अपने को सोचा कि कहाँ गलती हुई होगी, कहाँ कमियां रही होगी, किसका ये परिणाम था। तो ये अल्टीमेटली ये उन्होंने विचार किया कि आखिर ये हमारी ही शासन सत्ता का कमजोरी है, जिससे ये सारे लोग, यानी जनता हो, चाहे सिपाही हो, चाहे राजा हो, चाहे नवाब हो, सब हमारे खिलाफ हो गए। इसका मतलब हमारी शासन सत्ता में कहीं कमजोरी है। तो उसको उन्होंने फिर से एक तरह से रीपॉलिश किया और वापस उनको कुछ उन्होंने नीतियां बनाई। तो अब जो नया जो टॉपिक है आपकी बुक में, आफ्टर मार्च, मतलब इस रिबेलियन के बाद क्या हुआ, विद्रोह के बाद की जो नीति है इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि भाई पब्लिक को शांत करिए। सबसे बड़ी बात है पब्लिक को शांत कैसे किया जाए। तो पब्लिक को शांत करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लिया, एक्ट 1858 का एक्ट, इंडिया एक्ट 1858 में। उस एक्ट में इन्होंने अब यहाँ का जो शासन सत्ता है वो पूरी तरह से बदल दी, यानी यहाँ की शासन सत्ता पूरी तरह से अब गवर्नर जनरल के हाथ में न रह करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, यानी ब्रिटिश क्राउन पूरी तरह से यहाँ पर अब शासन का हेड हो गया। उसके अंदर में एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, भारत मंत्री, और उसके लिए एक काउंसिल बनाई, इंडिया काउंसिल डिनोट की, और उस इंडिया काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस थी उसके अकॉर्डिंग अब भारत की सत्ता पर शासन होता था। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या हो गया, गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, उसको नया टाइटल वायसराय दिया गया। यानी
वायसराय अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसको फुल पावर होगी कि यहाँ पर वो शासन सत्ता करे, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के बिना अनुमति के यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इस तरह से। तो अपॉइंटेड डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रूलिंग इंडिया, इसको ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने पूरी रूलिंग जो अधिकार थे, राइट थे, वो दे दिए। आगे क्या हुआ, अब उन्होंने जिसके विरुद्ध में विद्रोह हुआ था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेस थी, शोषण वगैरह था, ये सब चीजें उन्होंने अब हटा दी। अब और भारतीय शासकों को और नवाबों को यह अधिकार दे दिया गया कि आपका जो शासन है, राजा सत्ता है, वो कहीं नहीं जाएगी। आपके चाहे पुत्र हो ना हो, दत्तक पुत्र हो, गोद लिए पुत्र हो, कुछ भी हो, उनको ही आप सत्ता का मुखिया मान लिया जाएगा। किसी का भी राज्य एनेक्स नहीं किया जाएगा, हत्याया नहीं जाएगा। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट तो है इसमें कि अब उन्होंने सैनिकों की जो संख्या थी उनमें बदलाव कर दिया। मतलब उनको लगा कि भैया भारतीय सैनिकों को अगर हम भर्ती करेंगे तो ये कब हमारे खिलाफ आ जाएं, कुछ नहीं भरोसा। इसलिए उन्होंने इसका जो रेशियो था वो पलट दिया। मतलब ज्यादा संख्या में यूरोपियन सैनिकों को बुलाया और कम संख्या में इंडियन सोल्जर को अपॉइंट किया। मतलब पॉलिसी ये थी कि भारतीय सैनिक कभी भी अगर हमारे खिलाफ हो गए तो हमारे पास ब्रिटिश सैनिक रहेंगे, तो हमारी सुरक्षा अच्छी तरह से हो सकेगी, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक जो होगा वो हमारे ही साथ लड़ेगा, हमेशा हमारे साथ लड़ेगा, वो भारतीय के साथ क्यों लड़ेगा। और भारतीय सैनिक कब भारतीयों के पक्ष में खड़े हो जाएं, कुछ भरोसा नहीं। तो ये उनको इस रेबेलियन से सबक मिला, उन्होंने इसका रेशियो फिर बदल दिया। पहले दूसरा, इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ इंडिया का, चाहे अवध हो, बिहार हो, सेंट्रल इंडिया हो, इस एरिया के सैनिकों को कम से कम भर्ती किया, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह जो हुआ था इस नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था। इसके बजाय उन्होंने पंजाब से और सिख, पठान, गोरखा, इनको भर्ती किया, क्योंकि इन लोगों ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इन पर ज्यादा भरोसा किया और यहाँ से सैनिकों की भर्ती ज्यादा की। यूपी, बिहार वगैरह, बंगाल से यहाँ से सैनिकों की भर्ती कम कर दी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट था, इन्होंने मुस्लिम्स के जो लैंड था, मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी, उनको क्या कर दिया, कन्फिस्केटेड कर दिया, जब्त कर दिया गया। क्यों किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर की वजह से उनको लगा, अंग्रेजों को लगा कि ये मुसलमानों ने ही भड़काया है आंदोलन, और मुसलमानों को हमें कंट्रोल करना है, तो इनकी संपत्ति को जब्त करो, इनको जो है कवर करो, इनको कंट्रोल करो हर हाल में। तो इस तरह से उन्होंने मुस्लिमों के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिए। अब क्या हुआ, दूसरा, जो हमारे जो सोशल जो रिलीजियस जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको खुली छूट दे दी कि भाई आपके धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल नहीं हानि पहुंचाई जाएगी। आपके जो भी धर्म जहां पर जिस तरह से मनाया जाता है, आप उसको मनाने के लिए फ्री हो। तो धार्मिक रूप से उन्होंने थोड़ा सा फ्रीडम दे दी। फिर लैंडलॉर्ड जमींदार गेट सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड, जो भी लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनको अपनी जमीन के ऊपर एक अधिकार दे दिया, आपकी जमीन भी अब ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहेगी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारा परिवर्तन इस 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद किया, जिससे वो काफी हद तक फिर कंट्रोल करने में मदद मिली और काफी लंबे समय तक फिर से इनका जो शासन है वो फिर से चलता रहा। और इसके लगभग आप बताइए 1947 में 90 ईयर करीब इनका शासन फिर से चला, और उसके बाद ही अंग्रेज यहाँ से जा पाए। तो ये बहुत ज्यादा परिवर्तन 1857 के बाद ब्रिटिश ने लाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे तो रिबेलियन होते रहे, लेकिन इसके बाद ये काफी कंट्रोल में रहे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 1857 एंड आफ्टर और की पूरी हिस्ट्री, पूरा डिटेल, क्या वजह थी, क्यों रिबेलियन हुआ, किस हद तक रिबेलियन हुआ, किस सीमा तक इंडियन पहुंच गए वापिस सत्ता के, और फिर वापिस अंग्रेजों ने किस तरह से विरोध किया, और आप फिर इस 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन सत्ता में क्या क्या परिवर्तन आए, ये पॉइंट वाइज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, आई होप दैट यू विल सी योर बुक इन डिटेल, एंड आफ्टर दिस, after showing this video and reading the book, you will get more knowledge about this, and you will get
more marks in your coming exam. अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई सस्पेंस रहेगा, कोई मीनिंग कोई आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आप मुझसे बाय फोन, बाय मैसेज, एनी वे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम आपको फिर एक्सरसाइज के लिए इसकी भेजेंगे। आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसके अच्छे से काम करने के बाद आप अपना पूरी तैयारी के साथ उसको रीड भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे नेक्स्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप लर्न भी करेंगे और पर पूरी तैयारी में रहेंगे। ओके, थैंक यू।